हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और आप लोग की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए, आज हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 है जो मैं डेली सीरीज चलाता हूँ। आज उस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो आज भी हमारे इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन, और आप लोग को 25 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आप बाद में भी इसको देखते हैं तो आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 25 में से। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसकी एसआई मात्रक जो है इनमें से क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि एक सेकंड में होने वाले कंपन या आवर्तनों की संख्या जो है उसको आवृत्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बोला गया कि एक सेकंड में होने वाले कंपन या आवर्तन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मानव का जो कान है दोस्तों वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, वेरी वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को यानी ऑडिबल रेंज को जो है सुन सकता है। मानव यानी हम लोगों का कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों कि श्रव्य ध्वनि की जो सीमा है वह कितनी होती है? तो वह यही होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। लेंस की जो क्षमता है, पावर ऑफ लेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसे मापने की सही मात्रा क्या होती है? यानी लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, डायोप्टर, और इसको डी से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी दोस्तों उल्टा इसके बराबर होती है, जहाँ पी बराबर 1/f, जहाँ एफ जो है मीटर में होना चाहिए। उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है दोस्तों, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक यानी माइनस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। भारी जल, जिसको हेवी वाटर बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? यानी भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है दोस्तों? तो वह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको उसका फॉर्मूला होता है D2O। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि D2O का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, परमाणु रिएक्टर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसमें न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसका उपयोग? D2O का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस तरल अधातु, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अधातु पूछा जा रहा है जिसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं, कहा जाता है? इनमें से किस तरल को अधातु कहा जाता है दोस्तों? तरल को पूछा जा रहा है, तो ब्रोमीन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु, एकमात्र दोस्तों, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, जबकि पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव होती है। दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और पारा जो मरकरी है एकमात्र यह धातु है। ब्रोमीन अधातु है दोस्तों, यह धातु है, यह जो है कमरे के तापमान पर द्रव होती है, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर के संतुलन और मुद्रा यानी पोस्चर को जो है बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो यह अनुमस्तिष्क है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेरेबेलम बोलते हैं। सेरेब्रम नहीं दोस्तों, सेरेब्रम यहाँ लिखा हुआ है, सेरेबेलम बोलते हैं इसको, अनुमस्तिष्क हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम स्वैच्छिक मांसपेशियों के संकुचन और शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। शराब पीने पर यही भाग जो है सबसे पहले प्रभावित होता है, जिससे कि संतुलन बिगड़ जाता है। जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उसका सबसे पहले मस्तिष्क का यही भाग जो है प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क, इसी कारण जो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी में
कौन बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसका उपकरण का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इनमें से कौन बदलता है। तो जो ये विद्युत मोटर है, इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे कि विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किसके सिद्धांत पर दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसके विपरीत यानी इसका उल्टा जो है डायनेमो, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों डायनेमो और मोटर जो है एक दूसरे का वो उल्टा है। आप लोग जिसमें यांत्रिक बोला जाएगा, यांत्रिक से विद्युत बोला जाएगा तो वो जनरेटर हो जाता है दोस्तों, और जो विद्युत से यांत्रिक में जाएगा तो वो मोटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप इस क्लास को सिर्फ साइंस, इस क्लास के साइंस को जो है सिर्फ ITI के एग्जाम में ही यूज नहीं कर सकते। ये साइंस ऐसा है जिसको आप हर एग्जाम में, रेलवे, SSC, SSC, GD, आर्मी, सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये ITI के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप इसको और किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ हम ITI के लिए ही इसको बनाए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग देख सकते हैं। साइंस जो है बदलता नहीं है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिगरेट लाइटर में जो है मुख्य रूप से कौन सी ज्वलनशील गैस जो है भरी होती है? सिगरेट लाइटर में दोस्तों जो वो दाब के जलाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पूछा जा रहा था, उसमें जो है ज्वलनशील गैस ब्यूटेन रहती है। ऑप्शन नंबर जो है बी ब्यूटेन जो है इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि ब्यूटेन जो है एक अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस है। हमारे घरों में उपयोग होने वाले LPG, इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ये सिलेंडरों में जो है मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, और यही ब्यूटेन दोस्तों सिगरेट लाइटर में भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी का जो घनत्व होता है जिसको डेंसिटी ऑफ वाटर बोलते हैं, ये किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व दोस्तों किस तापमान पर सबसे अधिक होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, और उसका जो आयतन जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं वो न्यूनतम होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वॉल्यूम न्यूनतम हो जाता है और घनत्व अधिकतम हो जाता है। पानी के इस असमान प्रसार के कारण ही ठंडे देशों में झीलें जमने पर मछलियां जीवित रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 9, चूने के पानी जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? चूने के पानी का रासायनिक नाम जो है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बुझे हुए चूने के जल विलयन को चूने का पानी कहते हैं। बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी के जल विलयन को चूने का पानी कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो बोलते हैं, गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इसका रंग दूधिया हो जाता है। पिछले सेशन के वीडियो में भी दोस्तों मैंने बताया था कि जो है दूधिया रंग इसका क्यों हो जाता है, तो इसी की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर 10, तारों का टिमटिमाना जिसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया हर एक एग्जाम में। तारों का टिमटिमाने का जो कारण है वह क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का तापमान और घनत्व लगातार बदलता रहता है, जिससे तारों से आने वाले प्रकाश लगातार अपवर्तन होता है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मोस्ट VVI पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो किस अंग के द्वारा होता है, कहाँ पे जमा होता है, ये नहीं पूछा जा रहा दोस्तों। किस अंग के द्वारा इसका स्राव होता है दोस्तों? तो अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि इंसुलिन जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की
बीटा कोशिका में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीटा कोशिका से द्वारा जो है स्रावित होता है। पूछा जा सकता है कि अग्नाशय के कौन सी जगह से यह स्रावित होता है, तो यह बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, हो जाता है। हम लोग अपनी भाषा में इसको शुगर बोलते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों, इसलिए मैं हर क्वेश्चन के लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट डालता हूँ, ताकि आप इसका जो है अच्छे से एनालिसिस करके और आपको डीप नॉलेज हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था। दोस्तों डेट भी याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, जो कि विषैली गैस का रिसाव हुआ था। वही पूछा जा रहा है कि इनमें से वह कौन सा गैस था जो कि वहां पे भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट में MIC बोलते हैं, इसी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि 3 दिसंबर 1984। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में भी दे दिया और मैं पहले बता भी दिया था कि 3 दिसंबर को हुआ था। डेट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या जीके भी बन जाता है, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो किस चीज की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड की। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। सोचिए दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कूलिंग के लिए किस मुख्य गैस का उपयोग किया जाता है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पिछले सेशन में भी मैंने इसके बारे में बताया था कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में जो है कूलिंग के लिए, यानी जो ठंडक होता है दोस्तों, ठंडा लगता है हम लोग को उसमें बैठने से, तो किस मुख्य गैस का जो है इसमें उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो CFC का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि CFC गैस जो है वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ओजोन परत को नष्ट करती है। जो हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों अपने बोलचाल की भाषा में कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, छिद्र हो रहा है, तो वो यही है, पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में जो है ओजोन परत को वो नष्ट कर रहा है। कौन सा गैस, ये CFC गैस। अब इसकी जगह पर जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC गैस का उपयोग किया जा रहा है, ताकि ये नष्ट ना हो। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गाड़ियों के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरना साधारण हवा की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्यों। पूछा जा रहा है दोस्तों कि गाड़ियों के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरना साधारण हवा भरने की तुलना में जो है बेहतर माना जाता है, ऐसा क्यों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, कि यह जो है ठंडी रहती है, कौन सा, नाइट्रोजन गैस, और जो है दाब स्थिर रहता है इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि यह ठंडी रहती है और इसका दाब जो है स्थिर रहता है, इसलिए इसको बेहतर माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि नाइट्रोजन गैस स्थिर रहती है और तापमान बढ़ने पर तेजी से नहीं फैलती है, यह रबड़ के साथ क्रिया नहीं करती है और टायर के अंदर नमी यानी मॉइस्चराइजर जो है उसको रोकती है, जिससे टायर की उम्र बढ़ती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, LPG, जिसको फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें जो है कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है और हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट हो, कि LPG में जो है गैस सिलेंडर का रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। तो इसमें इथाइल मरकेप्टेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेंगे कि प्राकृतिक गैस LPG गैस पूरी तरह गंधहीन यानी ओडोरलेस होती है दोस्तों। यह सुरक्षा के लिए इसमें जो है इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, ताकि रिसाव होने पर इसकी तीखी गंध से तुरंत पता चल सके कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि तरंगे, जिसको साउंड वेव से बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। मोस्ट VVI क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो है इनमें से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, सवाल ये पूछा जा रहा है।
तो निर्वात में नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग जानते भी होंगे कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है और यह ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है दोस्तों? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग, जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव बोलते हैं, जिसे चलने के लिए भौतिक जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। यानी कि दोस्तों टोटल मिला के हम लोग एक बात कुल मिला के बोल सकते हैं कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसे गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, निर्वात, जिसको इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, जंग लगने पर लोहे के भार यानी वेट ऑफ आयरन, यानी लोहा का भाव में जो है सॉरी दोस्तों लोहे का भार में जो है क्या प्रभाव पड़ता है जंग लगने पर, ये पूछा जा रहा है। तो लोहा का भार जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। लोहे में जब जंग लगेगी तो उसका भार बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों देख लेंगे कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसलिए मैं डालता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रेडी हो जाए। यानी 25 क्वेश्चन का अगर मैं सेट कराता हूँ तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपका एक सेट में तैयार हो जाए, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट डालता हूँ। तो लोहे में जो जंग लगना है दोस्तों, यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जंग लगने के दौरान लोहा जो है हवा की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करता है, उसके बाद यह फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिससे कि उसका वजन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, इसको मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों देख लेंगे कि बैरोमीटर का जो आविष्कार है ये किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ई टोरेसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरेसेली ने किया था। बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग जो अचानक नीचे अगर गिर जाता है तो आंधी तूफान आने का संकेत होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा कि बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर गया तो आंधी तूफान आने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, शुद्ध जल का जो उदासीन होता है यानी पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का पूछ रहा है दोस्तों पीएच मान, यह बहुत बार पूछा भी गया दोस्तों। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों पीएच स्केल में जब 7 से आगे जाते हैं मान आगे जाता है तो वह हो जाता है क्षारीय प्रकृति का। कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय प्रकृति का हो जाता है वह। और जब 7 से कम रहता है तो वह अम्लीय प्रकृति का दोस्तों हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पीएच स्केल का खोज जो है वो सोरेनसन ने की। मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, आप लोगों ने जवाब दिया भी था। सोरेनसन ने की थी। 7 से कम जो है पीएच मान वाले विलयन अम्ल होते हैं और 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं। ये बात मैंने ऊपर बता दिया दोस्तों। शुद्ध या अशुद्ध जल पूरी तरह से उदासीन होता है दोस्तों, यानी ये जो सेवन होता है दोस्तों ये पूरी तरह से उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 20 है दोस्तों कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा को सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, ये पूछा जाए तो ये सौर सेल कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसे हम लोग सौर सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सौर सेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। सौर सेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत पर काम करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिकॉन जैसे अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है। किसको? सौर सेल को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, चमकदार विज्ञापन बोर्डों जिसको बोलते हैं नियॉन साइन, इसमें जो है किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो विज्ञापन बोर्ड बनता है जिसको एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बोलते हैं दोस्तों, इसमें जो है कौन सी गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें नियॉन गैस का, ऑप्शन नंबर जो है नियॉन गैस, यह एक अक्रिय गैस है, तो नियॉन गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लें कि नियॉन गैस में जब कम दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो यह चमकीले लाल नारंगी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका जो है उपयोग इंडिकेटर और विज्ञापन में होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 22 वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, एक्सरे की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी, ये पूछा जा रहा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड है ये।
कि एक्सरे की जो खोज थी वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विलियम रोंटगन, जिसको डब्ल्यूसी रोंटगन बोलते हैं दोस्तों। विलियम रोंटगन ने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लें कि 1895 में रोंटगन ने एक्सरे की खोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये डेट भी इसवी याद रखिएगा दोस्तों, कब खोज हुई थी? 1895 में। किसके द्वारा? तो विलियम रोंटगन के द्वारा एक्सरे की खोज हुई थी, जिसके लिए उन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था, डब्ल्यूसी रोंटगन को। चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हड्डियों का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। यानी जो पूछा जाता है दोस्तों, एक्सरे का उपयोग कहाँ होता है? तो जब हड्डी टूट जाती है तो उसका पता लगाने के लिए जो एक्सरे का ही उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने डॉक्टर के पास देखा भी होगा, शायद किया भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है? पिछले सेशन में भी दोस्तों यह क्वेश्चन था, इस सेशन में भी है। मैं जितने भी दोस्तों आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे एग्जाम ओरिएंटेड है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें मैंने कुछ नया क्वेश्चन भी ऐड किया दोस्तों, कुछ PYQs भी हैं, ताकि आपको सारे लेटेस्ट पैटर्न पे मैं क्वेश्चन करा सकूँ, आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। यह मेरी जो है आपसे वादा है। तो चलिए जाते हैं क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, विटामिन के। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। सारे विटामिन का रासायनिक नाम भी दोस्तों पूछा जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है कि विटामिन ए का जो है नाम दिया गया विटामिन ए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि यह यकृत में जो है प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के कारण निर्माण आवश्यक है। सॉरी दोस्तों, जो चोट लगने पर खून के बहाव को रोकने में, यानी कि हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है और जो खून का बहाव होता है तो उसको रोकने में यह सहायक होती है विटामिन के। इसीलिए जो है मानव शरीर में थक्का जमने में विटामिन के का बहुत महत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, रसोई गैस बर्तनों के हत्थे यानी हैंडल ऑफ कुकवेयर, यानी जो बर्तन रसोई घर में जो बर्तन यूज होते हैं उसके जो हैंडल बनाने के लिए जो है इनमें से किस थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? यानी जो हम लोग रसोई घर में बर्तन जो यूज करते हैं उसके हैंडल को जो है उसको बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से थर्मोसेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है बर्तन के हत्थे में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लें कि बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और गर्म करने पर पिघलता नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह गर्म करने पर नहीं पिघलता है। थर्मो सेटिंग में जो है इसका उपयोग बिजली के स्विच, प्लग और बर्तन के हैंडल में बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्विच में, प्लग में और बर्तन का हैंडल बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 है दोस्तों और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा का पता लगाने के लिए इसमें से जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो परिपथ में बहुत कम मात्रा की विद्युत धारा की उपस्थिति को भी सुई के विक्षेप द्वारा प्रदर्शित कर देता है, जबकि एमीटर का उपयोग धारा का कुल मान मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? धारा का कुल मान को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 25 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके स्कोर जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपकी जैसे उनकी भी तैयारी हो सके और उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों ये हमारा चैनल है जिसका नाम है स्टडी जंक्शन। अगर आप लोग को स्टडी जंक्शन करके नहीं मिलता है तो लास्ट में आप लोग PYQ भी लगाएंगे, तब जाके आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास
शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।